ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2, इसका नाम है मानव जनन, उसका कुछ नोट्स को हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले परिचय जान लेते हैं, है ना। कोई आदमी होता है तो सबसे पहले अपना परिचय देता है ना। उसी तरह से चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव जनन, उसका कुछ परिचय है ना। कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक प्राणी है। मानव क्या है? सजीव प्राणी है। वो कैसा है? लैंगिक रूप से, है ना। उसके बाद है जनन घटना योना आरंभ के पश्चात संपन्न होता है। लैंगिक घटनाएं जो है जब जवानी स्टार्ट होता है तभी उत्पन्न होता है। इसका प्रमुख घटना है युग्मक जनन। युग्मक युग्मक मतलब क्या होता है? नर और मादा दोनों में नर में क्या होता है? शुक्राणु, और मादा में क्या होता है? अंडाणु। दोनों को क्या कहा जाता है? युग्मक। और ये युग्मक के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। उसके बाद ये वीर्य सेचन, यानी कि जब शुक्राणु बन जाता है तो उससे बाहर निकलने की क्रिया को क्या करते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद है निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलगित होते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद है अंतरारोपण। जब निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय में क्या होता है? अंतरारोपण की क्रिया होता है। उसके बाद होता है संवर्गरता, और उसके बाद होता है प्रसव। उसके बाद क्या होता है? जब अंतरारोपण हो जाता है तो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? प्रसव की क्रिया स्टार्ट होता है। यही सब कुछ पॉइंट है जो कि चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव जनन की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है ना। तो सबसे पहले युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या होता है? पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। उसके बाद जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाएगा तो उससे जब बाहर निकलने की क्रिया है ना, शुक्राणु का स्थानांतरण बाहर निकलने की क्रिया क्या होगा? वृषसेचन। और जब वृषसेचन हो जाएगा तो उसमें उसके बाद क्या हो जाएगा? जब स्त्री के फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, कौन भानी में? फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, एम्पुला में पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, है ना। जब जाइगोट बन जाता है तो उसका अंतरारोपण होता है। कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन होता है। परिवर्धन मतलब क्या? जो भ्रूण है उसका विकास होता है। उसके बाद प्रसव की क्रिया होता है ना। इस तरह से करके थोड़ा सा नोट्स आप बना लीजिएगा। आप अब हम जानते हैं कि मानव जनन में किस तरह से होता है। मानव जनन में क्यों कौन होता है? पुरुष। मानव जनन में कौन? पुरुष। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कि मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले होता है उसका प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग बोले तो मेन ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? मेन ऑर्गन। मेन ऑर्गन में क्या आता है? तो वृषण आता है। मेन ऑर्गन में क्या आता है? तो वृषण, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। यह कितना जोड़ा होता है? तो ये एक जोड़ा होता है। वृषण कितना होता है? तो एक जोड़ा, मतलब दो होता है। और ये जो है प्राथमिक अंग कहाँ स्थित होता है? तो श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। श्रोणि क्षेत्र मतलब क्या होता है? पेट को क्या कहते हैं? उदर गुहा, उदर क्षेत्र बोलते हैं। चेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? वक्ष गुहा बोलते हैं। और नीचे जो भाग है, जो हम लोग का प्राथमिक अंग वाला जो भाग है, उसे हम कौन सा भाग कहते हैं? श्रोणि क्षेत्र। पेल्विक पेल्विक एरिया। कौन सा एरिया है? पेल्विक एरिया, है ना। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो बाहर क्या होता है? एक जोड़ा वृषण होता है। क्या होता है? एक जोड़ा वृषण होता है। और यह कहाँ होता है? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। उदर गुहा के बाहर, यानी कि पेट में नहीं पाया जाता है, पेट से बाहर होता है। कहाँ होता है? वृषण कोश में होता है। वृषण कोश एक वृषण कोश में होता है।
वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है ना? कि जो वृषण कोश है उसका जो टेम्परेचर है कितना कम होता है, 2 डिग्री से 2.5 डिग्री होता है। जैसे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, तो 37 डिग्री से कम हुआ तो कितना होगा, 35 भी हो सकता है, नहीं तो 35.5 भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुक्राणु है उसका निर्माण की जो क्रिया होता है कम तापमान पर ही होता है ना? और यह क्या होता है, शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। जो शुक्राणु का जो जन्म होता है इसके लिए टेम्परेचर कम होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिकन मटन माने बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ का सेवन करते हैं। इससे क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण का जो प्रक्रिया है उसमें भी क्या दिक्कत आ सकती है ना? तो आप ज़्यादा गर्म चीज़ का यूज़ ना करें, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं, वृषण पाली होते हैं, है ना? क्या होता है, 250 वृषण पाली होते हैं, जिसमें जिसमें क्या होता है, वृषण पाली होते हैं, है ना? व्यास वृषण का जो लंबाई होता है कितना होता है, 4 से 5, चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 होता है ना? प्रत्येक वृषण कक्ष में यानी कि वृषण पाली में 200 250 वृषण पाली होते हैं, है ना? तो जो हम लोग का जो वृषण है, जो कि अंडाणु क्या बोलते हैं उसको? अ, वृषण है, वृषण का लंबाई कितना होता है, तो 3 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबा यानी कि ऊपर से नीचे, और चौड़ा मतलब क्या, नीचे वाला भाग, है ना? आगे देखते हैं कि वृषण को जब हम काटते हैं, तो उसके अंदर 2 कोशिका आपको दिखेंगे। क्या दिखेगा अंदर? 2 कोशिका दिखेगा। किसमें दिखेगा? शुक्र नलिका में, है ना? शुक्र नलिका में कितना कोशिका दिखेगा? 2 कोशिका। एक का नाम है सटोली कोशिका, और क्या है, नर जर्म कोशिका। क्या नाम है? सटोली कोशिका और नर जर्म कोशिका। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक वृषण पारी में 1 से 3 शुक्र नलिका होती है। शुक्र नलिका में 2 तरह के कोशिका होते हैं, नर जर्म कोशिका और सटोली कोशिका। नर जर्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या चीज का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि सटोली कोशिका नर जन्म कोशिका को क्या करता है, तो पोषण प्रदान करता है। एग्जाम में आपको आएगा कि सटोली कोशिका का क्या काम है, तो पोषण प्रदान करना है। उसके बाद इस पे फोटो बनाया हो, इसमें लिखा हुआ है शुक्राणु जनन। ये क्या है, एक तरह इसका अन्य नाम क्या है, नर जन्म कोशिका। बीच में क्या लिखा हुआ है, सटोली कोशिका। और बाहर कुछ और क्या रहता है कि लिंटिंग कोशिका भी रहता है। आगे देखते हैं कि नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में लीडिंग कोशिका होता है। जो लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाएगा, जो शुक्र नलिका है उसके बाहर कुछ जगह खाली रहता है, उसमें क्या होता है, लीडिंग कोशिका होता है। लीडिंग कोशिका मुख्य रूप से पुंजन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो पुंजन हार्मोन स्रावित करता है। आगे देखते हैं कि पूर्वजनन अंग का सहायक अंग, जब शुक्राणु जब बन जाता है तो उसको बाहर ले जाने के लिए कुछ सहायक अंग होता है। इसका नाम है वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। शुक्रवाहिकाएं के शुक्रवाहिनी ही बोलते हैं, अधिवृषण और शुक्रवाहक, है ना? इसका कार्य क्या है, शुक्राणुओं को भंडारण करना और स्थानांतरण करना, है ना? आगे देखते हैं सहायक ग्रंथि में कौन सा होता है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बर्बो यूरेथ्रा ग्रंथि। इसके स्राव से मुख्य जो गो ग्रंथि जो होता है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा बनता है, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से क्या हो रहता है, भरपूर होता है ना? ये कुछ वीवीआई नोट्स है। आगे हम तो देखते हैं कि स्त्रीजनन अंग में कुछ नोट्स हम लोग देखते हैं आगे। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा।
क्योंकि और उसके बाद आप इसको याद कर लिया जाएगा, एक तरह के शॉर्ट नोट है ना? आगे देखते हैं स्त्री जनन अंग, क्या है स्त्री जनन अंग? इसके इसके अंतर्गत शामिल होता है एक जोड़ा अंडाशय, ये क्या है? प्राथमिक अंग है। और क्या होता है? गर्भाशय और योनि, ये कहाँ रहता है? बाह्य जननेंद्रिया में होता है ना? प्राथमिक अंग में क्या है? अंडाशय, है ना? उसके बाद सहायक अंग में क्या है? अंडवाहिनी। सहायक ग्रंथि में क्या है? तो स्तन ग्रंथि, है ना? उसके बाद क्या है? बाह्य जननेंद्रिय में क्या आता है? तो योनि, है ना? सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथि के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संयोजित होता है। इसमें कौन सा ग्रंथि होता है? तो स्तन ग्रंथि। अंडाशय से स्त्री युग्मक और कई हार्मोन उत्पन्न होते हैं। अंडाशय से क्या निकलते हैं? तो अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु कहाँ निर्माण होता है? तो अंडाशय में निर्माण होता है। जब अंडाणु का जब निर्माण हो जाता है तो क्या होता है? अंडवाहिनी के द्वारा उसे कहाँ लेकर जाया जाता है? तो गर्भाशय में लेकर जाया जाता है। तो जो गर्भाशय है, जो अंडवाहिनी है, जिसको हम लोग फ़्लोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। जिसका मुख्य रूप से 3 भाग होता है: किपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। किपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। इसी रास्ते के द्वारा जब तुम्बिका में पहुँच जाता है, तो क्या होता है? जब मेल युग्मक जब यहाँ पे पहुँचता तुम्बिका में पहुँचता है, तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं गर्भाशय में 3 परत होता है। गर्भाशय में कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। जिससे हम लोग गर्भाशय में 3 परत होते हैं। गर्भाशय को बचदानी भी कहा जाता है और इसकी संरचना कैसी होती है? तो उल्टी नाशपाती की जैसी होती है। पहला परत का नाम है परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशीय, गर्भाशय अस्तर पेशी, अंतःस्तर। तो बाहरी परत क्या होता है? पतली झिल्ली का होता है। बीचली परत क्या होता है? पेशीय परत कैसी होती है? तो मोटी चिकनी झिल्ली, मोटी चिकनी पेशिया का बना होता है। और प्रसव के समय यह क्या होता है? संकुचित होता है। आंतरिक अस्तर क्या होता है? खून का बना हुआ रहता है। जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो गर्भाशय अंतः स्तर क्या होता है? टूट जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग युग्मक जनन। युग्मक का जो निर्माण होता है, किस तरह से होता है? तो युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है, 2 तरह का होता है: शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन। तो हम लोग पहले देखते हैं किसमें? शुक्र जनन। तो शुक्र जनन किसमें होता है? तो पुरुष में होता है। शुक्राणु का निर्माण का जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुक्र जनन कहते हैं। और यह यौना अवस्था में आरंभ होता है। अंड जनन किसे कहते हैं? स्त्रियों में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अंड जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूणी अवस्था में शुरू हो जाता है। अंडजनन कहाँ कब शुरू होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तभी अंड के जनन की प्रक्रिया क्या होता है? शुरू हो जाता है। लेकिन शुक्र की प्रक्रिया कब होता है? जब बच्चा कहाँ होता है? यौना अवस्था में पहुँचता है। नहीं देखते हैं शुक्र जनन में क्या होता है? शुक्राणु जनन होता है। यानी कि शुक्राणु जन्म जन्म मतलब क्या? नर जन्म कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। नर जन्म कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित संरचना होती है। और इसमें कितना गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। और यह कैसी होती है? तो दुगना होता है, दुगुणित होता है। उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री मतलब क्या? आधा हो गया। तो आधा होने के बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है? द्वितीय शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है ना? तो जब असूत्रीय विभाजन होगा, तो द्वितीय शुक्राणु कोशिका कैसा होगा? तो अगुणित होगा, यानी कि n होगा। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? तो 23 होगा। और ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका में फिर द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो शुक्राणु प्रसु कोशिका का निर्माण होता है। और यह शुक्राणु पशु कोशिका में विभेदन होता है, तो शुक्राणु का निर्माण हो जाता है ना? तो शुक्राणु जनन
अब शुक्राणु पशु से शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन बोलते हैं। ठीक है? तो हम लोग शुक्राणु का थोड़ा संरचना देख लेते हैं कि शुक्राणु का संरचना कैसा होता है। तो शुक्राणु के सबसे ऊपर भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष बोलते हैं। और बाहर जो झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, है ना? जो कि बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए बहुत सारा पाया जाता है। उसके बाद बीच में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? तो ऊर्जा बनाना होता है। नीचे क्या होता है? तो पूछ होता है। इस तरह से आप फोटो बना लीजिएगा तो आपको आएगा शुक्राणु का फोटो बनाइए, बहुत ही वीवीआई है। और इस तरह से बना के कुछ लिख दीजिएगा कि यह मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। शीर्ष में क्या होता है? अगुणित केंद्रक तथा क्रोमोसोम होते हैं। अगुणित केंद्रक तथा एकोसोम होते हैं। एकोसोम में निषेचन के लिए एंजाइम होते हैं। मध्यखंड में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो तैरने के लिए क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इस शुक्राणु को तैरने के लिए क्या करता है? तो ऊर्जा का निर्माण करता है। पूंछ में क्या होता है? तो गतिशीलता प्रदान करती है। पूंछ क्या चीज करता है? तो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है। आगे देखते हैं हम लोग अंडजनन। तो अंडजनन की प्रक्रिया किस में होता है? तो मादा में होता है। कब होता है? तो जब वो अपने भ्रूण में होता है ना। तो क्या होता है? सब सर्वप्रथम क्या होता है? समसूत्री विभाजन करके बहुत सारा अंडा का निर्माण कर लेते हैं। प्राथमिक अंडक का बहुत सारा निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्राथमिक अंडक में प्रथम और सूत्री विभाजन होता है, जब आरंभ होता है, यौनावस्था आरंभ होता है, यहाँ तक ही रह जाए। प्राथमिक और अंडक तक बनाकर जब माँ के गर्भ में रहेगा तब बनाकर छोड़ देगा। और उसके बाद क्या होगा? जब जब बच्चे का जन्म हो जाएगा और जब वह 13-14 साल की अवस्था में होगा, तो प्राथमिक अंडक में क्या होगा कि प्रथम बार अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, है ना? अर्धसूत्रीय विभाजन करके क्या चीज का निर्माण कर लेगा? द्वितीय अंडक का निर्माण कर लेगा। द्वितीय अंडक जो कि बड़ा होता है। और क्या होता है? प्रथम ध्रुवीय पिंड क्या होता है? तो छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय अंडक में क्या होता है? दूसरा बार अर्धसूत्रीय विभाजन होने के बाद क्या चीज का निर्माण कर लेता है? तो शुक्राणु का निर्माण कर लेता, अंडाणु का निर्माण कर लेता है। और यह एक प्रकार का असमान विभाजन होता है। उसके बाद देख लेते हैं, जब अंडाणु का जब निर्माण हो जाता है तो क्या होता है कि स्त्री में महीना का शुरुआत होता है। जब गर्भाशय का अंतःपर्ण टूटता है तो ये कब टूटेगा? जब पहली महीना का शुरुआत होगा। तो यह मादा गायमेट में होने वाला जनन चक्र है। ये क्या है? एक तरह का मासिक चक्र भी इसको बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन चक्र भी बोल सकते हैं। यह मुख्य रूप से 28 या 29 दिन का होता है। यौना आरंभ में शुरुआत में रजो दर्शन कहते हैं। जब महिला में पहला बार मासिक धर्म आता है, जिसे क्या बोलते हैं? हम लोग रजो दर्शन के भी नाम से जानते हैं। और जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रजोनोवृत्ति कहते हैं। और यह कब बंद होता है? तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है मासिक धर्म। आगे देखते हैं कि प्रमुख अवस्थाएं, कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो 3 से 5 दिन की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऋतुस्रावावस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्रावावस्था बोलते हैं। उसके बाद 5वां दिन से 14वां दिन को क्या बोलते हैं? तो पुटकी अवस्था बोलते हैं। उसके बाद जब पुटक टूट जाता है तो क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग बोलते हैं। 14वां दिन को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। जब से अंडा निकल जाता है तो उसके बाद जो पुटक बच जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो पिंड अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तो पिंड अवस्था बोलते हैं। आगे देखते हैं, जब अंडाणु का निर्माण हो गया, मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा कि निषेचन की क्रिया होगा। क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब महिला और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो शुक्राणु उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और कहाँ पहुंच जाता है?
तुम्बिका में पहुँच जाता है। तुम्बिका में क्या होता है? निषेचन की क्रिया हो जाता है ना? नर और मादा युग्म का संलयन, ठीक है? स्थान कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में होता है। निषेचन से कितना होता है? में द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। कितना गुणित? तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जब निषेचन की क्रिया हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि अंतरारोपण होगा, है ना? इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, है ना? युग्मनज के युग्मनज में विदलन से दो चार आठ 16 कोशिका बनती है। युग्मनज बनता है तो उसमें क्या होता है? विभाजन होने से 2 4 8 16 कोशिका का निर्माण हो जाता है। और 8 16 कोशिका जब बनने वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं? तुतक कहते हैं। तुतक कोर पुटकी में बदल जाता है और कोर पुटकी कहाँ पहुँच जाता है? गर्भाशय में क्या होता है? अंतःस्तर में क्या हो जाता है? अंतरारोपित हो जाता है। जब अंतरारोपित हो जाता है गर्भाशय में, तो उसके बाद वह उसमें क्या होता है? विकास होता है। इस विकास को क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूणीय विकास भी या भ्रूणीय परिवहन बोलते हैं। ये अपरा, पहले क्या होता है? अपरा भ्रूण और मातृ शरीर के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन से आपूर्ति, CO2 एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो अपरा करता है। इसमें कुछ हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, है ना? HCG, HPC, कुछ हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से? तो अपरा से शुरुआत होता है ना? आगे देखते हैं कि भ्रूण का विकास जब माह के अनुसार 1 माह में हृदय का निर्माण होता है, 2 महीना में पैर और उंगली का निर्माण हो जाता है, पहले तिमाही में प्रमुख अंग का निर्माण हो जाता है, 5वें माह में गर्भ में पहली गतिशीलता सील एवं बाल का निर्माण हो जाता है और 9वें महीने में क्या हो जाता है? भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होकर माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही माँ के शरीर से बाहर निकलता है, इसकी जो क्या कहते हैं? प्रसव क्रिया, और उसके बाद दूध के स्राव होता है। तो प्रसव संहर्ता के अंत में गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया को प्रसव कहलाता है। यह एक जटिल तंत्रिका स्रावी क्रियाविधि है। गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्धन से प्रेरित होता है। और इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है गर्भाशय? तो ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। यह गर्भ को तीव्र संकुचन करता है। देखते हैं कि दूध श्रवण, और यह दूध श्रवण क्या है? लास्ट टॉपिक है। जब बच्चा माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है तो क्या होता है? दूध का स्राव होता है। गर्भावस्था के अंत में स्तनों में दूध उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध स्राव कहते हैं। आरंभिक दिनों में दूध खीर कहलाता है। जो शुरू में क्या बोलते हैं? तो दूध खीर कहते हैं। खीर में प्रतिरक्षी होती है जो शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ना? ये आई होप ये आपको 12th क्लास चैप्टर 2 का कुछ शॉर्ट नोट्स हमने बनाया था जो आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना? आप इसको धीरे-धीरे करके क्या कीजिएगा? तो आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना? आगे का अब हम लोग मिलेंगे तीसरा वीडियो में, है ना? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए, फिट रहिए और मस्त रहिए।